नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक खास खबर, बिहार विधानसभा चुनाव अपने पीक पर है। भारतीय जनता पार्टी से लेके एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने स्टार प्रचारक पूरी ताकत के साथ उतर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह लगातार जिसको कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं, वैसा वो चल रहा है। बात अलग है कि रिस्पॉन्स उनके मनानुसार नहीं है। आज मुंगेर में जो अमित शाह की रैली हुई, वो बेहद फ्लॉप हुई। चेयर्स खाली थी और उनके भाषण के सुनने के बाद भी लगा कि उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं। ऐसे सपने बेच रहे हैं जो मुंगेर के लोग नहीं देखते। मुंगेर के लोगों को फैक्ट्री चाहिए, एयरपोर्ट नहीं। मुंगेर के लोगों को 2,500 रुपए में फ्लाइट से दिल्ली जाना नहीं है। उन्हें मुंगेर में ही नौकरी चाहिए, मुंगेर से बाहर ही नहीं जाना है। उसको लेके कोई चिंता की बात कम से कम इंडिया गठबंधन में नहीं दिखाई देती। या तो बहुत ज़्यादा आश्वस्त है कि ज्ञानेश कुमार के समर्थन से हम खेल कर देंगे, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जिसको बिहार में कहा जाता है, उसके रैलियों में अभूतपूर्व भीड़ दिखाई देती है। जो टेम्पो पदयात्रा के दौरान बना था, जो रोड शो जो हुआ था, मतदार अधिकार यात्रा, जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने किया था, उसपे जो भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद टिकट बँटवारे में जो छीछा-लेदर हुई, तो लगा कि लोग साथ देना चाहते हैं, लेकिन क्या विपक्ष साथ देना लेना नहीं चाहता। बहुत स्लीपर सेल एक्टिव हुए, स्लीपर सेल ने बहुत खेल कर दिया। 14 सीटों पे क्या हुआ ये हमने आपको बता भी दिया। कैसे 2 रात पहले तक एलजेपी के या दूसरे सत्ता पक्ष के स्टेज पे भाषण देने वाले लोगों को टिकट दिया गया। कैसे पुराने दिग्गजों के टिकट काटे गए, 10-14 सीटें भी गई। उसके बाद दिल्ली ने जब राहुल गांधी ने देखा कि आप जिसको जिस पे भरोसा करो, वो आपको खाली हाथ भेजता है। जहाँ जिस दीवार में खूंटी गाड़ो, वो रेत की निकलती है। आखिरकार फिर अपने उन्होंने पुराने चावल जो है कांग्रेस के, उन्हीं को साथ मिलाया। अशोक गहलोत जी को भेजा। अशोक गहलोत जी पटना गए। लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव और इन लोगों के साथ लगातार बैठकों का दौर चला और एक ऐसा सॉल्यूशन बाहर आया, जिससे महागठबंधन फिर से ताकत के साथ उभर के सामने आया। ये जो 7-8 दिन का संक्रमण का पीरियड था, उससे ओवरकम करके, क्योंकि अशोक गहलोत ही है जिन्होंने आइस ब्रेक किया और फिर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा अनाउंस हुआ। मुकेश साहनी, सन ऑफ मल्ला, जो करीब-करीब 30 सीटों पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री, उसके बाद 3-4 उप मुख्यमंत्री और जिसमें मुस्लिम समाज भी है, दलित समाज भी है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस जो तीर चला महागठबंधन में, उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं था। बौखलाहट में वो कभी कहते थे कि मुसलमानों को छोड़ा, कभी कहते हैं कि उसको किया, कभी कहते हैं कि दलितों पे अन्याय किया। बाकी बचा हुआ काम, जो छठ पूजा के लिए रेल से लोग आए, उन्होंने पूरा कर दिया। उनके वीडियोज़ इतने भयावह है कि सरकार कितना झूठ बोलती है और त्योहार के समय मतदाताओं को भी झूठ बोलती है कि हमने 12,000 रेलवे स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की। अब ये सब सारा चल रहा था तो राहुल गांधी ने इस चुनाव को वापस पटरी पे लाने के लिए अविनाश पांडे को भेजा। अविनाश पांडे वहां पहुंचे। हालांकि अविनाश पांडे वहां इंचार्ज करके नहीं गए हैं, वो कोऑर्डिनेटर या ट्रबल शूटर के हैसियत से वहां गए। कम से कम वो नहीं मानते कि वो इंचार्ज करके गए हैं। उसके बाद जैसे ही वो पटना उतरे, उसके बाद मीटिंगों का दौर चला और फिर जो वॉर रूम की बैठक है,
वो रात से शुरू होके देर रात 2:30 बजे तक चली। अशोक गहलोत जी, बघेल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, एलोवेरा, अ, आपके स्वयं अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, बाकी सेक्रेटरी, मीडिया सेक्शन, पार्टी के अध्यक्ष, और ये पूरी वॉर रूम में एक-एक चीज़ पे मंथन हुआ, जिसमें यहाँ तक मंथन हुआ कि जो गलत टिकट गए हैं, इसका भी क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है। कुछ जगह जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ जिला अध्यक्ष और ये लगातार बोल रहे थे कि टिकट बेचे गए, उसका रेक्टिफिकेशन क्या किया जा सकता है, वो भी क्राइसिस मैनेज करना है। साथ ही अब जो प्रचार के दिन बचे हैं, पहले फेज़ के लिए तो आपके पास 10-15 दिन बचे, दूसरे फेज़ के लिए 2-4 दिन एक्स्ट्रा है। उसमें महागठबंधन के स्टार प्रचारक किस तरह से उतारे जाएँगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपना प्रचार शुरू किया, मुकेश सहनी ने अपना प्रचार शुरू किया, अब कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे जो स्टार प्रचारक हैं, उन्हें पूरी ताकत के साथ उतारा जाएगा। साथ में ये भी तय किया कि जो लगातार झूठा नरेशन बीजेपी के अलग-अलग भाषणों से आता है, उसका भी काउंटर करना है। जैसा पहला काउंटर उन्होंने ही किया कर्पूरी ठाकुर को लेकर, जो बोला गया कि कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को कभी सम्मान नहीं दिया या ब म महागठबंधन ने, और बड़े प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए। अविनाश पांडे ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी बाकी लोगों के साथ मिलकर, इस बात को रेखांकित किया कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई किसने थी? उनको गंदी-गंदी गालियाँ दी किसने थी? कर्पूरी ठाकुर को इतना परेशान किया कि उन्हें कैबिनेट चंद्रशेखर के घर दिल्ली में करनी पड़ी। रिजर्वेशन के खिलाफ बीजेपी रुद्री पि प जो पैतृक संस्था है, उसका क्या मानस है? ये सारा लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि क्या-क्या हमारा रोड मैप है, हम क्या देने वाले हैं, किसको क्या सत्ता में आए तो हम क्या-क्या परिवर्तन करेंगे। उसको कैसा कांग्रेस के भी जो प्रचारक है, उनको कैसा और जामा पहनाएँगे इन चीज़ों को, ये भी बात हुई। उसके बाद कास्ट इक्वेशन के हिसाब से वहाँ ऑब्जर्वर भी, मतलब लोकल लेवल पे, एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे लोग भी अपॉइंट किए जाएँगे। साथ ही जो प्रदेश, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ और जिले उत्तर प्रदेश को सटे हुए हैं, वहाँ पूर्वांचल के कांग्रेस, क्योंकि अजय राय भी वहीं से हैं, बनारस से, तो पूर्वांचल से एक बहुत बड़ी फौज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इन तमाम जिलों में फैलाई गई है, और वो अपने रिलेटिव्स, अपने मित्र परिवार, जहाँ व्यापारिक संबंध है, वहाँ पर जाकर लगातार प्रचार करेंगे डोर टू डोर। साथ ही भी एक फीडबैक की भी योजना बनाई है कि जो काम चल रहे हैं उसका फीडबैक क्या आ रहा है, और सही आकलन आना चाहिए, सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए नहीं। स्लीपर सेल बीजेपी के कहाँ-कहाँ डैमेज करेंगे, हालाँकि स्लीपर सेल भी कुछ बैठे हुए थे अंदर, लेकिन उनके सामने ये भी प्लानिंग हुई कि स्लीपर सेल से भी अपने को डर के रहना है। वो और कितना डैमेज कर सकते हैं। जहाँ टिकट बेचे गए, जो आरोप है, वहाँ जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको कैसा साधा जाएगा, उनको कैसा समझाया जाएगा, उनके लिए भविष्य में क्या रणनीति हो सकती है, उनका सेटलमेंट कैसा किया जा सकता है, इस पे विस्तृत चर्चा हुई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसे का, क्योंकि पैसा कांग्रेस पार्टी के पास इतना नहीं है जितना सत्ता पक्ष के पास है। लेकिन सीमित पैसे में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ आवंटन कैसा होगा? कहाँ पैसे की सही में ज़रूरत है, कहाँ नहीं है? कहाँ उम्मीदवार ताकतवर है, कहाँ कमज़ोर है पैसे के मामले में? इस पे भी चर्चा हुई। 2:30 बजे तक
करीब-करीब सभी पहलुओं को वॉर रूम में पूरी तरह से माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक सारा पूरा ब्यौरा बनाया गया, पेपर वर्क बना, लोगों की ड्यूटियाँ तय हुई और सोमवार से सही मायने में कैंपेन में रंग आएगा। अविनाश पांडे जो स्वयं अ, कहते हैं कि वो अशोक गहलोत और उनके ही सानिध्य में काम करेंगे। अशोक गहलोत को भी सिर्फ़ अब आइस ब्रेकिंग के लिए नहीं तो उनका वहाँ बिल्कुल कैंप बना के रखा है कि वो अपने एक्सपीरियंस की दृष्टि से पूरी चीज़ को देखेंगे कि ये चुनाव महागठबंधन ऊपरी तौर पे नहीं, नीचे के तौर पे भी वो गठबंधन दिखना चाहिए। वोट ट्रांसफर होने चाहिए एक-दूसरे के। खासकर माइनॉरिटीज़ के वोट को जो डराया जा रहा है, जो धमकाया जा रहा है, उसका काउंटर कैसा किया जाएगा, ये सारी रणनीति वॉर रूम में तय हुई। अशोक गहलोत का पटना जाना एक नया बूस्टर डोज़ साबित हुआ। हाँ, तड़का बाकी लोगों ने लगाया, लेकिन अशोक गहलोत की पटना यात्रा इस महागठबंधन को बचा गई। जो देर रात 2:30 बजे तक मीटिंग चली, उसके जो कुछ वृत्तांत हमें मिला, वो आपसे साझा करने का प्रयास किया। उसके बाद जो-जो डेवलपमेंट होती रहेगी, वो लगातार हम दोनों कैंप की हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।